अब हम इस लेक्चर में देखेंगे बैंकिंग कंपनीज की रेलेवेंस क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन बैंकिंग कंपनीज में पूछे जा सकते हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी कितनी वेटेज है। बैंकिंग कंपनीज बेसिकली क्या होता है, जितने भी बैंक्स होते हैं, बैंक्स में आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, और उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, कैसे वो लोन देते हैं तो उसकी एडवांसेस कैसे होती है, कौन कौन से रेगुलेशन उनके लिए एप्लीकेबल हैं, ये हम इसमें समझेंगे। तो बैंकिंग कंपनीज बहुत ही आसान टॉपिक है, इस पे नॉर्मली 5 प्रकार के क्वेश्चन यूजुअली पूछे जाते हैं। तो पहला तो इसमें आता है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटिंग, मतलब जो बिल डिस्काउंट होते हैं उसकी रिबेट हम कैसे निकालते हैं ये। सेकंड होता है जो प्रोविजंस अगेंस्ट एडवांसेस, बैंक वाले जो भी लोन देते हैं तो उनको बैंक वाले क्या टर्म यूज करते हैं, एडवांसेस। जो लोन लेता है उसके लिए लोन है, बट बैंक के लिए क्या एडवांसेस है, और बैंक के लिए एसेट होते हैं। फिर कैपिटल एडुकेसी रेशियो के क्वेश्चंस होते हैं, जो बेसिल 3 नॉर्म्स के हिसाब से क्या उसकी कंप्लायंस होनी चाहिए। कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि जो बैंक गारंटी होती है उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, या बिल्स फॉर कलेक्शन कैसे होती है, या जो बैंक की इंटरेस्ट इनकम है कैसे उसको हम अकाउंटिंग में लेके आते हैं। और फिफ्थ होता है बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस का एक फॉर्मेट होता है, और उसी के हिसाब से बैंक को अपनी बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट बनाना होता है। नॉर्मली बैंकिंग का क्वेश्चन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है और बहुत ही आसान है। कुछ इसके फॉर्मेट होते हैं और कुछ इसके वे है उसको प्रेजेंट करने का जो ध्यान में देना होता है, ताकि मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, फुल बाय फुल उसके इसमें मार्क्स आ सकते हैं। क्वेश्चन कभी भी इतना डिफिकल्ट नहीं होता। नॉर्मली एक सेट इसकी फॉर्मेट है, सेट रूल्स हैं, अगर वो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग उसकी क्लियर हो जाए तो बहुत ही आसान, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। और फ्रॉम द पास्ट ट्रेंड देखा जाए तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में नॉर्मली 8 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। बहुत ही आसान टॉपिक है, इसको प्लीज आप दें। थैंक यू। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बैंकिंग कंपनीज का फर्स्ट टॉपिक हम समझेंगे रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे हम इसको समझते हैं कि रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड को कैसे हम अपने अकाउंट्स में ट्रीट करते हैं। अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, इसको समझने के लिए। अब जैसे क्लास 11th में आपने एक टॉपिक किया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो उसमें बिल डिस्काउंट कस्टमर करवाता है बिजनेसमैन किससे, बैंक से, और उसकी हमने अकाउंटिंग सीखी थी। अब इस चैप्टर में बैंकिंग कंपनीज में हम अकाउंटिंग देखेंगे बैंक्स की, जब बैंक वाले बिल डिस्काउंट करते हैं कस्टमर का। तो बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। सिंपली ये रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड का जो टॉपिक है हम कैलकुलेट करते हैं वो टोटल डिस्काउंटिंग इनकम बैंक की, या जो इंटरेस्ट इनकम है जो बैंक ने अर्न की है बिल से, बट उसका लिंक उन बिल से है जिसकी मैच्योरिटी डेट फॉल होती है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो एग्जांपल लेते हैं, एक बिल हमने डिस्काउंट किया, मतलब बैंक ने डिस्काउंट किया 1 मार्च को, कितने का, 45 डेज का। बिल अमाउंट है 10 लाख, डिस्काउंटिंग चार्जेस हैं 12% पर एनम। तो टोटल अगर हम उसका लें 10 लाख का 12%, 45 डेज का 14,795 टोटल डिस्काउंटिंग इनकम बनती है। बट ये जो 45 डेज है ना, इसमें 30 डेज तो हैं, ये तो हैं आपके करंट फाइनेंशियल ईयर के, करंट फाइनेंशियल ईयर के, और जो बाकी के 15 डेज हैं वो क्या हैं आपके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के। तो टोटल जो आपकी डिस्काउंटिंग इनकम जो बैंक की बनती है 14,795 की है, बट उसमें से 30 डेज की इनकम इस साल की है करंट ईयर की, और 15 डेज की इनकम नेक्स्ट ईयर की है। जो 15 डेज की इनकम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की ना, उसकी हम अकाउंटिंग समझेंगे। वो बेसिकली सिंपली क्या होता है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड क्या है, जो बिल बैंक ने डिस्काउंट किया है उसकी जो इनकम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से लिंक है। मतलब अगर उसकी मैच्योरिटी डेट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में है तो जितने दिन की इनकम ईयर एंड 31 मार्च से लेके अप टू द डेट ऑफ मैच्योरिटी है उस बिल की, उसको हम निकालेंगे, और उसको हम सिंपल टर्म्स में क्या कहते हैं, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। तो हमने ये देखा 14,795 टोटल डिस्काउंटिंग इनकम है, 30 डेज है बेसिकली करंट फाइनेंशियल ईयर की,
15 डेज नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की। जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की है वो उसको हम टेक्निकली क्या कहते हैं बैंकिंग की लैंग्वेज में, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। इसके हम सिंपल वे में अगर एंट्री देखें बहुत ही आसान है। जैसे बिल जब डिस्काउंट होता है, अब हम एंट्री किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सीखेंगे, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बिल कस्टमर ने डिस्काउंट करवाया तो बैंक वाले ने परचेज किया, तो बैंक ने जब परचेज किया तो बैंक के लिए बिल क्या होता है, एसेट। एसेट जब भी इंक्रीज होता है तो क्या होता है, वो डेबिट होता है 10 लाख। अप टू कस्टमर हमने देखा टोटल डिस्काउंटिंग चार्जेस क्या है 14,795। तो बैंक वाले कस्टमर को कितना पैसा देंगे, 9,85,205 और बाकी ये बैंक की डिस्काउंटिंग इनकम है 14,795। ठीक है जी। अब ये कस्टमर को देना है तो हमें पता है जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं। तो हमने कस्टमर को क्रेडिट किया, डिस्काउंटिंग इनकम को इसलिए क्रेडिट किया क्योंकि जब भी इनकम इंक्रीज होती है उसको क्रेडिट किया जाता है। और ये पैसा जब हम कस्टमर को देंगे तो कस्टमर अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट होगा, क्योंकि जब बैंक की लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसको डेबिट करते हैं। और बैंक जब देगा कस्टमर को कैश तो बैंक का एसेट कम होगा, एसेट जब भी कम होता है तो क्रेडिट होता है। तो हम कस्टमर को कितना देंगे, 9,85,205। अब बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, आउट ऑफ दी डिस्काउंटिंग इनकम हमने निकाला कि डिस्काउंटिंग इनकम कितनी है 14,795। इसमें से ओनली 30 डेज इनकम जो आपकी 30 डेज की इनकम है, तो हमने एक चीज समझी कि इसमें से जो डिस्काउंटिंग इनकम टोटल 14,795 की है, 30 डेज की इनकम तो करंट फाइनेंशियल ईयर की है और 15 डेज की इनकम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की है। ये क्यों है, क्योंकि देखो आपने एक मैचिंग कंसेप्ट क्लास 11th में भी सीखा था और सीए फाउंडेशन में भी सीखा था या सीपीटी में सीखा था। तो मैचिंग कंसेप्ट में मैच करते हैं करंट ईयर रेवेन्यू विद करंट ईयर एक्सपेंस। अब करंट ईयर रेवेन्यू बैंक का जो 30 दिन है वो करंट फाइनेंशियल ईयर के हैं और बाकी के 15 डेज हैं वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के हैं, तो हमें उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। तो सिंपली जो 15 दिन की डिस्काउंटिंग इनकम है जो बैंक ने अर्न की है इसकी एडजस्टमेंट होगी। मतलब ये बेसिकली क्या है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो इनकम रिसीव्ड एडवांस की एंट्री क्या होती है, इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड एडवांस। बैंक वाले इस डिस्काउंटिंग इनकम को टेक्निकली वे में क्या एंट्री पास करते हैं, वो 31 मार्च को डिस्काउंटिंग इनकम अकाउंट डेबिट 4932 टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग इनकम क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि इनकम उतने अमाउंट से कम होगी। इनकम जब भी कम होती है तो डेबिट होता है और लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे बैंक की लायबिलिटी है 4932 की। क्यों, क्योंकि ये वाली इनकम बैंक ने रिसीव कर ली है बट इसका संबंध किससे, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से। तो ये हमने 4932 निकाला, 10 लाख इंटू 12/100 इंटू 15/365। अब जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर हम देखें तो क्योंकि ये इनकम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की है तो डिस्काउंटिंग इनकम ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर रिसीव्ड इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम। तो 1 अप्रैल को ही हम ये एंट्री रिवर्स कर देंगे। सिंपल है, जैसे देखो आप अकाउंटिंग करते हो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की, सेम 1 अप्रैल को हमने उसी अकाउंटिंग एंट्री को रिवर्स किया। रिवर्स कैसे किया, बैंक की लायबिलिटी जब भी कम होगी तो क्या होगा, डेबिट होगा, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटिंग डेबिट हुआ टू डिस्काउंटिंग इनकम। बैंक की इनकम इंक्रीज हुई, इनकम जब भी इंक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं 4932 से। तो सिंपल वे में देखो ये तो अभी एक बिल की बात है, मान लो बहुत सारे बिल बैंक ने डिस्काउंट किए हैं तो उन टोटल सभी बिल का, इसी एक बिल का जैसे अभी हमने सीखा सभी उसी वे से अकाउंटिंग करते हैं। और टोटल मान लो कि 50,000 बिल है तो 50,000 बिल का जो भी मैच्योरिटी डेट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आती है उसका टोटल, जैसे अभी हमने निकाला अमाउंट, वो अमाउंट निकालते हैं, उसको हम कहते हैं रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटिंग और उसकी अकाउंटिंग एंट्री हम करते हैं 31 मार्च को और फिर 1 अप्रैल को वही वाली एंट्री क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। अब हम रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड का जैसे अभी हमने पहले एग्जांपल समझा है
तो हम देखते हैं कंसेप्ट है क्या। तो ये टेक्निकल डेफिनेशन है, तो आपको प्लीज इसको लर्न जरूर करना, एग्जाम से पूछी जा सकती है। इट रेफर्स टू द अनअर्न्ड डिस्काउंट इनकम, मतलब वो डिस्काउंट इनकम जो रिसीव तो हो गई है बट वो अनअर्न्ड है, ऑन दोज बिल्स दैट विल मैच्योर आफ्टर द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट्स। जब ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, ये वो डिस्काउंटिंग इनकम है उन बिल्स की जो इसकी मैच्योरिटी डेट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में है, और दैट पोर्शन ऑफ द डिस्काउंट इनकम which relates to the period falling after the close of the year itself। अब हम देखते हैं कि simply it is the discount income as at the balance sheet date pertaining to the next financial year। For example, मतलब कई दफ़ा ना क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको एग्जाम्पल के साथ उसको प्रेजेंट करना है। For example, on 1st March 2019 a bill of 10 lakh was discounted at 12% having a time span of 45 days. Here total term of bill is from 1st March 19 to 15/4/19 for 15 days, that is 1/4/19 to 15/4/19 is the unearned discounting income. On 31/3/19 in banking it is set as rebate on bill discount. तो ऑन 31/3/19 जो 15 डेज का डिस्काउंटिंग इनकम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का कितना अमाउंट बनता है 4932। तो वैसे हमें अनअर्न्ड डिस्काउंट इनकम कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ बिल्स परचेज्ड इनटू डिस्काउंट रेट जो सिंपली इंटरेस्ट रेट होता है इनटू नंबर ऑफ डेज टू मैच्योरिटी आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बाय 365 into 100। अब हम इस वीडियो में समझेंगे कि जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट बहुत ही आसान कंसेप्ट है। हमने इसकी अकाउंटिंग एंट्री पहले जब एग्जाम्पल डिस्कस किया था तब भी समझी थी, अब थोड़ा टेक्निकल वे में समझते हैं। फर्स्ट अकाउंटिंग एंट्री बहुत ही सिंपल है, आप प्लीज इसको नोट डाउन जरूर करना। फॉर बिल्स परचेज्ड और बिल्स डिस्काउंटेड बाय द बैंक। देखो जब भी बिल बैंक परचेज करता है या डिस्काउंट करता है उसका मतलब एक ही होता है। तो जब बिल बैंक ने परचेज किया तो एंट्री होगी बिल्स परचेज्ड अकाउंट, बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट। ये क्यों डेबिट हुआ, ये बैंक ने जब परचेज किया तो बैंक के लिए एसेट है, एसेट जब भी इंक्रीज होता है तो उसको हम क्या करते हैं डेबिट। टू कस्टमर, अब कस्टमर क्या है, बैंक ने बिल परचेज किया है, बैंक ने कस्टमर को पैसा देना है, तो कस्टमर क्या है लायबिलिटी। लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो उसको हम क्या करते हैं क्रेडिट। टू डिस्काउंटिंग एंड इंटरेस्ट इनकम, तो ये बैंक की इनकम है, इनकम जब भी इंक्रीज होती है तो उसको हम क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं। अब ये तो बिल जब परचेज हुआ तब की है। जब एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर फॉर ट्रांसफर ऑफ द ओपनिंग बैलेंस ऑफ अनअर्न्ड, द बिगिनिंग ऑफ द ईयर में जो पिछले साल के बिल डिस्काउंट किए थे उसकी जो अनअर्न्ड इनकम थी रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, उसकी काउंटिंग एंट्री कैसे होगी, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट। अब ये क्या है, पिछले साल थी लायबिलिटी और इस साल जब डेबिट किया तो लायबिलिटी कम होगी। लायबिलिटी जब भी कम होती है तो उसको हम क्या करते हैं डेबिट। टू डिस्काउंटिंग इंटरेस्ट इनकम, और ये जब भी इंक्रीज होता है इनकम तो उसको हम क्रेडिट। तो इनकम इंक्रीज हुई है तो इसको हमने क्या किया क्रेडिट। एट द एंड ऑफ द ईयर फॉर ट्रांसफरिंग अनअर्न्ड डिस्काउंटिंग इनकम टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, डिस्काउंटिंग इंटरेस्ट इनकम को हम डेबिट करेंगे टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। इनकम जब भी कम होती है तो उसको हम क्या करते हैं डेबिट करते हैं। तो इनकम कम हुई है इसलिए डेबिट हुआ, और ये रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड लायबिलिटी है, लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी तो उसको हम क्या करेंगे क्रेडिट। अब एट द एंड ऑफ द ईयर जब साल का अंत होता है फॉर ट्रांसफरिंग द डिस्काउंट एंड इंटरेस्ट इनकम टू पीएल अकाउंट। देखो हम बेसिकली हमने पता है कि जब इनकम
ट्रांसफर करते हैं पीएल में, तो एंट्री क्या पास होती है, पीएल अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, यही एंट्री पास होती है। अब यहाँ पे हम डिस्काउंटिंग, तो जब इनकम हम पीएल में दिखाते हैं तो एंट्री होती है इनकम अकाउंट डेबिट टू पीएल। और अब यहाँ पे डिस्काउंट एंड इंटरेस्ट इनकम है तो उसको डेबिट किया टू पीएल। द बैलेंस इन द rebate on bill discounted is disclosed in the liabilities side under the head of other liabilities। जब हम बैंकिंग की बैलेंस शीट सीखेंगे तो बैंक की बैलेंस शीट में एक अदर लाइबिलिटी शेड्यूल 5 होता है, वहां पे हम दिखाएंगे बैलेंस किसका, rebate on bill discounted का। प्लीज आप इसको नोट डाउन जरूर। अब हम इस लेक्चर में समझेंगे जो एडवांसेस होते हैं उनके ऊपर जो प्रोविजनिंग बैंक की होती है वो कैसे होती है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसमें कुछ टर्म्स हैं जो इसकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी आवश्यक होगी और उसको हम एग्जांपल्स देख के समझते हैं। बैंक जो भी लोन देता है उसको बैंक की टर्मिनोलॉजी में उसको एडवांसेस कहते हैं। अब जो एडवांसेस होते हैं, अगर बैंक को टाइमली पेमेंट मिलती है इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट की तो उसको परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं, और अगर बैंक को टाइमली पेमेंट नहीं मिलती तो उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में सब स्टैंडर्ड एसेट भी होते हैं, डाउटफुल एसेट भी होते हैं। वो क्या होते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसको हम समझते हैं। एक लोन बैंक ने दिया कितने का, 10 लाख का। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, आप इसको प्लीज ध्यान से देखना। उसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू और अनपेड थी, मतलब ड्यू थी और अनपेड अभी भी है। कब थी, 1 अप्रैल 2016 को। तो हमें पता है कि स्टैंडर्ड एसेट वो होता है जिसको हम परफॉर्मिंग एसेट भी कहते हैं, जिस पे इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट सब मिलती है और 90 दिन तक अगर नहीं भी मिली तो हम उसको स्टैंडर्ड एसेट ही कहते हैं। तो यानी कि ये वाला जो लोन है ये स्टैंडर्ड एसेट ही रहेगा अप टू 90 डेज फ्रॉम 1460। जब 90 दिन हो जाएंगे उसके बाद बैंक की टर्मिनोलॉजी हम कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बैंक ने किसी प्रकार का लोन दिया है, हाउसिंग लोन हो, बिजनेस लोन हो, पर्सनल लोन हो, किसी प्रकार का लोन हो, और 90 दिन से अधिक हो गया और बैंक को ना इंटरेस्ट मिला है ना इंस्टॉलमेंट मिली है, तो 90 डेज एक्सीडिंग उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। तो यानी कि 90 डेज, फर्स्ट 4 को इंस्टॉलमेंट ड्यू थी, नहीं मिली, तो हम 90 डेज देखें तो अप्रैल को फर्स्ट को ही ड्यू थी तो वो भी 30 डेज होंगे, मई के 31, जून के 29, तो 29 जून तक 90 डेज बनते हैं। तो 90 दिन तक, 29 जून तक तो ये स्टैंडर्ड एसेट है। उसके बाद 90 डेज एक्सीड होते ही, यानी कि 30 जून से ये वाला जो लोन है वो क्या बन जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। मतलब इस पे 90 दिन से अधिक तक कुछ भी इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट नहीं मिली। अब बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी में एक सब स्टैंडर्ड एसेट होता है। वो क्या होता है, बहुत ही आसान है। कोई भी जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, मतलब एसेट हम इसलिए कहते हैं बैंक की टर्मिनोलॉजी में कि जो बैंक ने किसी को लोन दिया हुआ है बैंक के लिए तो एसेट है, जिसने लोन लिया हुआ है उसके लिए लायबिलिटी है। तो सब स्टैंडर्ड एसेट क्या है, जो भी बैंक ने लोन दिया हुआ है और उसको 12 मंथ्स हो गए हैं और अप टू 12 मंथ्स वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, तो उसको सब स्टैंडर्ड एसेट कहेंगे। हमने देखा कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट कब होता है, 90 दिन से अधिक हो गया, कुछ इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट नहीं मिली। और अगर कोई एसेट एनपीए है अप टू 12 मंथ्स तो उसको हम बैंकिंग में क्या कहते हैं, नॉन सब स्टैंडर्ड एसेट। और अगर एनपी है एक्सीडिंग 12 मंथ्स तो उसको हम क्या कहेंगे, डाउटफुल एसेट, बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी में। तो हम इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। ये जो लोन था हमें पता है कि 30 जून के बाद तो क्या हो गया, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया। और हमें पता है कि सब स्टैंडर्ड एसेट क्या होता है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है कितनी टाइम तक, 12 मंथ्स तक। तो 36 2016 से लेके 30 जून 2017 तक ये क्या रहेगा, सब स्टैंडर्ड एसेट रहेगा। और इसके बाद जैसे ही 30 जून 2017 हो गई उसके बाद ऑनवर्ड्स, दैट इज फ्रॉम 1 जुलाई, ये क्या बन जाएगा, डाउटफुल एसेट। तो ये कुछ टर्म्स हैं सब स्टैंडर्ड
डाउटफुल एसेट, इसको हमने इस एग्जाम्पल में समझा। इस एग्जाम्पल को आप कम से कम एक या दो दफ़ा ज़रूर देखना, तो इससे आपकी क्लैरिटी हो जाएगी। और प्लीज़ आप इसको लिखना भी ज़रूर, जितना आप लिखोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। अब हम इस वीडियो में समझेंगे कि जो टेक्निकल टर्म्स हैं, जिसका भी हमें एग्जाम्पल में हमने देखा था कि स्टैंडर्ड एसेट क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है, परफॉर्मिंग एसेट्स क्या है, तो उसकी टेक्निकल डेफिनेशन क्या है वो हम देखेंगे। क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आता है, तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल याद होनी चाहिए। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस, बैंक लोन्स को टेक्निकली क्या यूज करते हैं टर्म्स, एडवांसेस। तो स्टैंडर्ड एसेट क्या है? स्टैंडर्ड एसेट्स इज वन इन विच बैंक डज नॉट डिस्क्लोज एनी प्रॉब्लम and which does not carry more than normal risk attached to the business. Such an asset is not an NPA. They are also known as performing assets. टेक्निकल टर्म्स हम इसको ये कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड एसेट परफॉर्मिंग एसेट्स तो हैं, उसमें किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होती, नियम से इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट मिलता रहता है। तो अप टू 90 डेज अगर इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट नहीं भी मिली तब भी हम उसको स्टैंडर्ड एसेट ही कहते हैं। To 90 days, even if no installment received on loan, it is taken as standard. बहुत आसान कंसेप्ट है, दो तीन बातें ध्यान में रखनी है तो बिल्कुल आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट का ये टर्म आपने देखा होगा, बहुत ही फेमस टर्म है, न्यूज़पेपर्स में भी आप देखते हो, टीवी में देखते हो कि बैंक्स का एनपीए बहुत हो गया है। वो क्या होता है? देखो, कोई भी बैंक ने लोन दिया है, 90 डेज से ज़्यादा हो गया, बैंक को ना इंटरेस्ट मिला है ना इंस्टॉलमेंट, तो उसको बैंकिंग टर्म्स में टेक्निकली हम क्या कहते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। An asset becomes NPA when it ceases to generate income for the bank and interest or principal has remained for a period exceeding 90 days overdue. मतलब 90 दिन से अधिक हो गया, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट ओवरड्यू है, तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की आगे बाइफर्केशन देखते हैं, सब स्टैंडर्ड एसेट। ये क्या होता है कि कोई भी लोन जो एनपीए है, एनपीए कब है? अप टू 12 मंथ्स, मतलब 12 मंथ्स तक वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, तो उसको हम क्या कहेंगे? सबस्टैंडर्ड एसेट। A substandard asset is one which has remained NPA for a period less than or equal to 12 months. अब डाउटफुल एसेट वो होता है जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है 12 मंथ से अधिक। अप टू 12 मंथ्स तो सबस्टैंडर्ड है, 12 मंथ्स एक दिन, उसको हम क्या कहेंगे? डाउटफुल एसेट, अगर वो NPA है। An asset is classified as doubtful if it has remained in the substandard category for a period of more than 12 months. Simply it implies an asset is a NPA for a period exceeding 12 months. अब कुछ रेट्स ऑफ प्रोविजनिंग है, कुछ जो आरबीआई है वो उन्होंने प्रोविजनिंग रेट बताई है कि जैसे देखो, हम फाइनल अकाउंट्स में आपने देखा होगा प्रोविजन फॉर बैड डेट होता है। अब बैड डेट प्रोविजनिंग क्या होती है कि जो डेटर्स होते हैं जिनसे पैसा लेना है, कि आपको पता है कलयुग है, कलयुग में कई लोग पैसा देते हैं, कई लोग नहीं देते, तो बिजनेस वाले क्या करते हैं? उसकी प्रोविजनिंग करते हैं, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट होता है। ऐसे ही बैंक्स जो लोन देता है तो वो प्रोविजनिंग करता है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट जो आपने फाइनल अकाउंट्स में सीखा है, जो 11th में भी किया आपने, सीए फाउंडेशन में भी किया, उसकी प्रोविजन का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर बिजनेस को लगता है 5% प्रोविजन करना है तो 5% कर सकते हैं, 2% करना है, 1%, वो उनकी अपनी डिस्क्रिप्शन पे है। बट बैंक्स के लिए ये प्रोविजनिंग के नॉर्म्स आरबीआई ने बताए हैं कि आरबीआई कहता है कि जो भी आपने लोन दिए हैं उसकी ये वाली प्रोविजनिंग आपको मस्ट है, ना 1 रुपया ज़्यादा ना 1 रुपया कम। तो इसमें आरबीआई की गाइडलाइंस है, तो हम देखते हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा, बहुत आसान है। जो स्टैंडर्ड एसेट्स होते हैं, तो स्टैंडर्ड एसेट कुछ भी हो, चाहे सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड,
उसके लिए यही नॉर्म्स है। कुछ एग्रीकल्चर के लिए लोन दिए एंड एसएमई क्या होते हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, 0.25% है। एडवांसेस टू रियल एस्टेट के लिए दिए हैं तो 1% है। ऑल अदर लोन्स एंड एडवांसेस है तो 0.4% है। और यही सबसे अधिक उपयोग में आता है 0.4%, क्योंकि अगर कुछ लोन दिया है उसके लिए स्पेसिफिक इंडस्ट्री का नाम नहीं दिया तो हम 0.4% लेते हैं। सब स्टैंडर्ड एडवांसेस है, अगर सिक्योर्ड है तो 15% है। एक चीज हमेशा आप ध्यान रखना, अगर कुछ भी नहीं कहा हुआ तो बैंक लोन जितने भी होते हैं हमेशा सिक्योर्ड ही हम मानते हैं। अगर क्वेश्चन कहता है कि ये अनसिक्योर्ड है तब भी हम उसको अनसिक्योर्ड मानेंगे, नहीं तो जब भी प्रोविजनिंग करेंगे हम ये मान के चलते हैं कि ये वाला जो एडवांस है वो सिक्योर्ड है। अनसिक्योर्ड एक्सपोजर 25% है। अब अनसिक्योर्ड एक्सपोजर इन रिस्पेक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लोन वेयर सर्टेन सेफगार्ड्स सच एज एस्क्रो अकाउंट्स आर अवेलेबल, तो उसके लिए 20% की प्रोविजनिंग है। अनसिक्योर्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन है और जहाँ पे एस्क्रो अकाउंट से उसकी कुछ सिक्योरिटी है तो 20% है। तो डाउटफुल एडवांसेस हैं, उसमें अगर अनसिक्योर्ड है तो बिल्कुल 100% है। सिक्योर्ड पोर्शन है, अगर डाउटफुल अप टू 1 ईयर है तो 25% लगेगा। डाउटफुल 1 से लेके 3 साल तक के बीच में है 40% लगेगा। डाउटफुल मोर देन 3 ईयर्स है 100% लगेगा। और लॉस एसेट है 100%। ये चीज आप मान के चलो, इसके नोट आपको ध्यान देनी है। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन ऑलवेज अज्यूम दैट एडवांसेस आर सिक्योर्ड। सेकेंड नोट है, एक आरबीआई का सर्कुलर है 22 अगस्त का, उसमें आरबीआई ने कहा कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड ऑफ एनपीए इफ द सिक्योरिटी वैल्यू इज लेस देन 50% देन ट्रीटेड एज डाउटफुल एंड इफ सिक्योरिटी वैल्यू इज लेस देन 10% उसको हम क्या मानेंगे, लॉस एसेट। लॉस एसेट क्या होता है कि जब लगता है कि बहुत कम संभावना है कि पैसे मिलेंगे या ऑडिटर्स ने कह दिया कि पैसे शायद नहीं मिल पाएंगे, चाहे इंटरनल ऑडिटर हो या एक्सटर्नल, तो उसको लॉस एसेट कह सकते। अब डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल प्रोविजन रिक्वायर्ड फॉर एडवांस कवर्ड बाय ईसीजीसी डीआईसीजीसी। अब ईसीजीसी क्या होता है, ये होता है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, और डीआईसीजीसी क्या होता है, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। इनका क्या काम होता है, देखो मान लो कोई एक्सपोर्ट पर्पस के लिए लोन लेता है जिसको हम पैकिंग क्रेडिट कहते हैं, पीसी कहते हैं। अब बैंक को विश्वास नहीं होता कि हम एक्सपोर्टर को लोन दें या ना दें, तो जो एक्सपोर्टर होता है वो ईसीजीसी के पास जाता है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, की मुझे बैंक से लोन दिलवा दो, आप गारंटी दे दो, तो बैंक वाले दे देंगे। अब जो ये ईसीजीसी है ना, इनको एक्सपोर्ट बिजनेस की काफ़ी नॉलेज होती है। ये एक्सपोर्टर को देख के एनालिसिस कर लेते हैं कि इस एक्सपोर्टर को लोन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, तो ये बैंक को कहते हैं कि बैंक जी इनको लोन दे दो, अगर ये पैसा नहीं देगा तो हम दे देंगे। तो ये गारंटी उन्हीं अच्छे एक्सपोर्टर्स की देते हैं। और जो डीआईसीजीसी वाले होते हैं, ये एक्सपोर्टर के अलावा किसी को लोन चाहिए तो इनके पास जाएगा कि आप बैंक को गारंटी दे दो। तो अगर इनको लगता है डीआईसीजीसी वालों को कि लोन अच्छे बिजनेस के लिए उन्होंने मांगा है बिजनेसमैन ने, तो फिर बैंक वाले लोन दे देते हैं और इनकी गारंटी ले लेते हैं। तो हम देखते हैं तो इसमें प्रोविजनिंग कैसे होगी, अगर कोई बैलेंस आउटस्टैंडिंग है लोन का, कुछ भी अमाउंट, और कुछ ना कुछ तो देखो बैंक के लोन सिक्योर्ड ही होते हैं। अब ये कभी होता है कि अगर लोन 1 करोड़ का है, सिक्योरिटी 80 लाख की है, तो कुछ पार्ट अनसिक्योर्ड होगा, बट नॉर्मली बैंक के लोन सिक्योर्ड होते। तो इसमें लेस क्या करेंगे, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, मतलब जो भी सिक्योरिटी दी है उसकी रियलाइजेबल वैल्यू। अब सिंपली बेसिकली क्या होता है, रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है, मार्केट वैल्यू होती है। ये क्या होता है, मार्केट प्राइस। मान लो कोई शेयर्स के अगेंस्ट शेयर सिक्योरिटी दी है अगेंस्ट लोन, जब लोन लिया था तब शेयर्स की वैल्यू थी 50 लाख, बट आज की डेट में जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो उन शेयर्स की वैल्यू है 80 लाख। तो हम रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी क्या लेंगे, 80 लाख। अगर वही वैल्यू 10 लाख हो जाए तो हम 10 लाख लेंगे, तो आपका बैलेंस आ जाएगा।
उसके बाद हम क्या लेते हैं, एक्सटेंट ऑफ ECGC DICGC कवर। अब जैसे अगर ECGC एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ने कहा कि हम 50% गारंटी देते हैं, 60%, अगर 60% का तो जो यहाँ पे बैलेंस आया जिसको हमने A बताया उसका 60% निकाल लेंगे और बाकी क्या हो जाएगा, अनसिक्योर्ड पोर्शन। तो हम देखते हैं इसकी कैसे प्रोविजनिंग होगी। जो अनसिक्योर्ड पोर्शन होता है उस पर तो सिंपल 100% लग जाएगा। जो सिक्योर्ड पोर्शन होगा उसमें अप्रोप्रिएट परसेंटेज होगी। जैसे अभी हमने सीखा था ना कि जो अप्रोप्रिएट परसेंटेज क्या होती है, ये आप देखते हैं, ये अप्रोप्रिएट परसेंटेज दी हुई है। अगर वो सब स्टैंडर्ड है तो 15% है, अनसिक्योर्ड है 25% है, डाउटफुल है, डाउटफुल अप टू 1 ईयर है तो 25%, 1 से 3 साल है तो 40%, डाउटफुल मोर देन 3 ईयर है तो 100%। तो ये वाली प्रोविजनिंग लगेगी। बहुत आसान है, ये आपको थोड़ी प्रोविजनिंग याद करनी पड़ेगी, बिल्कुल सिंपल है, याद हो जाएगी। तो इनटू अपवर्ड परसेंटेज जो आएगा तो टोटल प्रोविजन रिक्वायर्ड आएगा। अब अपवर्ड परसेंटेज डिपेंड्स ऑन वेदर एसेट इज सब स्टैंडर्ड और डाउटफुल, जो भी कुछ है। ECGC पता है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन प्रोवाइड्स इंश्योरेंस कवर टू बैंक्स फॉर गिविंग लोन्स फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन। एंड जो DICGC है ये देते हैं फॉर लोन्स गिवन अदर देन एक्सपोर्ट पर्पस। ये DICGC का ये सब्सिडरी है किसकी, RBI की। इस लेक्चर में सीखेंगे कि कुछ मिसलेनियस छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे कि बैंक की जो इनकम होती है उसको कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है, कैश बेसिस पे या एक्रूअल बेसिस पे, और बिल्स फॉर कलेक्शन क्या होता है, जब बैंक गारंटी देता है तो हम कैसे अकाउंटिंग करते हैं, ये हम सीखेंगे। बहुत ही आसान कंसेप्ट है, बिल्कुल आप ध्यान दें और लिखें। अब जैसे बिल्स फॉर कलेक्शन होता है, अब बिल्स फॉर कलेक्शन क्या है, सिंपली देखो, जैसे अगर आपका भी बैंक अकाउंट होगा, कभी आपने बैंक में चेक डिपॉजिट किया सपोज 10,000 रुपीज का, किसके लिए, ताकि बैंक उसको कलेक्ट करके आपके अकाउंट में पैसा डाल दे। तो जब आपने चेक डिपॉजिट किया, वही चेक बैंक के लिए एसेट भी है और बैंक के लिए लायबिलिटी भी है। कैसे, एसेट इसलिए कि आपने चेक बैंक को दिया, अब बैंक वाले उस चेक को आगे प्रेजेंट करके पैसा ले लेंगे, और जब तक पैसा नहीं उनको मिलता तो उनके लिए एसेट ही है, और जैसे ही पैसा मिलेगा उन्होंने आपको देना है, क्योंकि वो चेक तो आपने डिपॉजिट किया। तो जब आपने चेक डिपॉजिट किया तो साइमल्टेनियसली बैंक के लिए वो चेक एसेट भी बन गया और लायबिलिटी भी बन गया। एसेट इसलिए कि अब बैंक ने आपके बिहाफ पे पैसा लेना है दूसरे बैंक से जिस बैंक का वो चेक है, और लायबिलिटी इसलिए क्योंकि आफ्टर कलेक्टिंग द अमाउंट बैंक ने वही पैसा आपको देना है। तो ये तो चेक की बात हुई। ऐसी जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, जैसे हमने पहले लेक्चर में सीखा था कि वेट ऑन बिल डिस्काउंटेड क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ऐसे कई दफा कई बिजनेसमैन बिल्स को कलेक्ट करवाने के लिए बैंक की सर्विसेज लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो इकट्ठे बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं वो बैंक को दे देते हैं कि बैंक जी आप कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में पैसे डाल दो। तो जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज बैंक को कलेक्शन के लिए दिया जाता है तो वो भी उसके लिए एसेट भी है और लायबिलिटी भी है। एसेट इसलिए क्योंकि बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर कलेक्शन करेगा, लायबिलिटी इसलिए कि जैसे बिल कलेक्ट हुआ वही का वही पैसा बैंक को किसको देना है, कस्टमर को जिसने कलेक्शन के लिए बिल दिया। तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, यानी कि ये बैलेंस शीट में नहीं आता, बिलो द बैलेंस शीट हम इसको दिखाते हैं बिल्स फॉर कलेक्शन। तो नॉर्मली ये कब इसकी उत्पन्न होता है कि जब ये चेक कलेक्शन के लिए बैंक में डाले जाते हैं या फिर बिल्स कलेक्शन के लिए बैंक को दिए जाते हैं। अब हम देखते हैं कंसेप्ट में क्या लिखा है, बिल्स फॉर कलेक्शन। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बट प्लीज आप इसको नोट डाउन जरूर करना, क्योंकि ये थियोरेटिकल पोर्शन में भी कई दफा 5 नंबर का पूछ सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, बिल्स फॉर कलेक्शन, अ बैंक में कलेक्ट द अमाउंट ऑफ बिल्स ऑन द बिहाफ, किसके बिहाफ पे, ऑन द बिहाफ ऑफ हिज कस्टमर्स। उसके लिए बैंक ऑब्वियस सी बात है कि कुछ चार्जेस लेगा। बिल्स हेल्ड फॉर कलेक्शन आर टू बी शोन बाय वे ऑफ नोट बिलो द बैलेंस शीट।
तो ये बैलेंस शीट के अंदर नहीं आता, ये बैलेंस शीट के नीचे लिख। दीज आर इंक्लूडेड इन दी ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। जो बिल्स फॉर कलेक्शन होते हैं किस में इंक्लूड होते हैं? ऑफ बैलेंस शीट आइटम, मतलब बैलेंस शीट के इनसाइड नहीं आएगा, उसको अलग से दिखाएंगे बैलेंस शीट के नीचे। बैंक्स मेंटेन कॉन्ट्रा अकाउंट्स, ये बहुत ध्यान देने वाला वर्ड है। ये जितने भी बिल्स फॉर कलेक्शन की एंट्री, जैसे मैंने कहा कि एसेट भी है, लायबिलिटी भी है, तो इसकी कॉन्ट्रा अकाउंट्स होते हैं। जैसे आपने क्लास 11th में कॉन्ट्रा एंट्री सीखी थी कैश बुक में, फिर आपने सीए फाउंडेशन या सीपीटी में भी कैश बुक में कॉन्ट्रा एंट्री सीखी। तो कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? वो कैश बुक के दोनों साइड में आती है, डेबिट और क्रेडिट साइड में भी आती है, क्योंकि उसमें बैंक और कैश दोनों इन्वॉल्व होते हैं। अब ये कॉन्ट्रा एंट्री क्यों है? क्योंकि इस एंट्री में बोथ जो ट्रांजैक्शन है उसकी वजह से एक एसेट की भी जनरेशन होती है, लायबिलिटी की भी जनरेशन होती है। जितने का एसेट उतने की लायबिलिटी, बट इसको बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाते, उसके नीचे दिखाते। फॉलोइंग टू अकाउंट्स आर मेंटेन्ड: बिल्स फॉर कलेक्शन एसेट एंड बिल्स फॉर कलेक्शन लायबिलिटी। अब जब बिल्स कलेक्शन के लिए दिए जाते हैं, किसको दिए जाते हैं? बैंक को। तो बैंक क्या पास करता है एंट्री, हम देख। अब देखो, हमें ये तो बिल्कुल क्लियर कट है कि ये जो अकाउंटिंग एंट्री होती है, कॉन्ट्रा एंट्री होती है, ये बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड नहीं होता, ऑफ बैलेंस शीट आइटम है। तो अब जैसे जब बिल कस्टमर ने दिया कलेक्शन के लिए, तो बैंक वाले क्या एंट्री पास करते हैं? बिल्स फॉर कलेक्शन एसेट अकाउंट डेबिट। ये क्यों डेबिट हुआ है? बैंक के लिए एसेट इंक्रीज हुआ। हमें पता है जब भी एसेट इंक्रीज होता है तो क्या होता है? डेबिट होता है। टू बिल्स फॉर कलेक्शन लायबिलिटी अकाउंट, बिकॉज जितने का एसेट है उतने की लायबिलिटी है। हमें पता है कि जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो क्या होता है? क्रेडिट होता है। और क्यों लायबिलिटी है? क्योंकि यही पैसा कलेक्शन के बाद बैंक ने किसको देना है? कस्टमर को देना। और जब ये बिल कलेक्ट हो जाएंगे तो बैंक को ऑटोमेटिकली पैसा जब मिलेगा तो कस्टमर को देना पड़ेगा। तो यही वाली एंट्री क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। फिर वो बैंक के लिए कोई एसेट भी नहीं है और बैंक के लिए कोई लायबिलिटी भी नहीं है। और अगर ये बिल डिसऑनर होता है तब भी सेम अकाउंटिंग एंट्री है, जो ये वाली अकाउंटिंग एंट्री है उसका टोटली रिवर्स। अब हम देखते हैं इसके अगर लेजर अकाउंट पूछा जाए तो कैसे उसकी पोस्टिंग होती है। तो बिल्स फॉर कलेक्शन एसेट अकाउंट है, ये डेबिट और ये वाला क्रेडिट। अब हमें पता है एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो ओपनिंग बैलेंस हमने लिखा टू बैलेंस पीडी ओपनिंग बैलेंस। ठीक है जी। अब जब बिल रिसीव हुए कलेक्शन के लिए तो अकाउंटिंग एंट्री है बिल्स फॉर कलेक्शन एसेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स फॉर कलेक्शन लायबिलिटी अकाउंट। बिल्स फॉर कलेक्शन एसेट अकाउंट डेबिट हुआ तो डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे? टू बिल्स फॉर कलेक्शन लायबिलिटी अकाउंट और बिल्स रिसीव्ड फॉर कलेक्शन। अब जब बिल्स कलेक्ट हो जाते हैं तो मैंने कहा कि जब कलेक्ट हो जाते हैं तो फिर बैंक वाले पैसे कस्टमर को दे ही देते हैं, तो बैंक के लिए ना एसेट है ना लायबिलिटी है। तो जो हमने अकाउंटिंग एंट्री पास की होती है बिल्स फॉर कलेक्शन एसेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स फॉर कलेक्शन लायबिलिटी अकाउंट, वो टोटली रिवर्स हो जाती है। तो जब बिल्स कलेक्ट हो गए तो बिल्स फॉर कलेक्शन लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बिल्स फॉर कलेक्शन एसेट अकाउंट, तो उसकी पोस्टिंग कर ली। तो अब जब बिल्स डिसऑनर होते हैं बाई चांस या रिटर्न होते हैं तब भी सेम अकाउंटिंग एंट्री है, ताकि बैंक वाले उसको न्यूलिफाई कर देंगे। अब क्योंकि वो बिल जब डिसऑनर हो गया या कलेक्ट नहीं हुआ तो बैंक वाले कस्टमर को वापस कर देंगे, तो बैंक की ना एसेट है ना लायबिलिटी है। अब क्लोजिंग बैलेंस जितने के बिल फॉर कलेक्शन एसेट है उसका डेबिट बैलेंस होता है, तो बाय बैलेंस शीट। अब ऐसे इसके हम पोस्टिंग करते हैं तो बिल्स फॉर कलेक्शन लायबिलिटी अकाउंट आता है, ये डेबिट भी है और क्रेडिट भी है। तो जैसे बिल्स फॉर कलेक्शन लायबिलिटी अकाउंट, हमें पता है हर लायबिलिटी की बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है, तो बाय बैलेंस पीडी। फिर बाय बिल्स फॉर कलेक्शन एसेट अकाउंट फॉर बिल्स रिसीव्ड फॉर कलेक्शन। और जब बिल्स कलेक्ट हो गए तो बिल्कुल आपकी ना लायबिलिटी बचेगी ना एसेट, टू बिल्स फॉर कलेक्शन एसेट अकाउंट। और जब बिल्स रिटर्न हो गए तब भी सेम बिल्स फॉर कलेक्शन लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बिल्स फॉर कलेक्शन एसेट अकाउंट।
नॉर्मली एग्जाम्स में लेजर अकाउंट पूछा जाता है, इसका ये फॉर्मेट है, आप प्लीज इसको नोट डाउन करना है। जब आप नोट डाउन करोगे तो वही सेम पोस्टिंग है जो हमने अकाउंटिंग एंट्री लास्ट स्लाइड में सीखी थी, कि जब बिल कलेक्शन के लिए बैंक के पास आता है, चाहे वो चेक हो या बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो कलेक्शन के लिए, तो बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट एसेट वाला टू बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट लायबिलिटी वाला। और जब बिल्स कलेक्ट हो जाते हैं रिवर्स हो जाएगी एंट्री, या रिटर्न हो गए तब भी रिवर्स हो जाएगी एंट्री। बिल्कुल आसान है। तो हमने देखा जो क्लोजिंग बैलेंस बिल्स फॉर कलेक्शन लायबिलिटी का बना, उसका क्रेडिट बैलेंस होगा टू बैलेंस सीटीएम। अब इसी से एक मिलता जुलता एक और कंसेप्ट है इनकम रिकॉग्निशन फ्रॉम एडवांसेस। हमें पता है कि जो भी बैंक लोन देता है कस्टमर्स को, उसको हम क्या कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में, एडवांसेस। तो एडवांसेस बेसिकली क्या है, लोन्स गिवन बाय बैंक। अब इनकम फ्रॉम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को हम कैसे दिखाते हैं, ऑन कैश बेसिस। जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उसकी इनकम आएगी कैश बेसिस। अब हमें पता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कौन, की एक्सीडिंग 90 डेज उन लोन्स पे बैंक को ना इंटरेस्ट मिला है, ना इंस्टॉलमेंट मिली है, प्रिंसिपल अमाउंट कुछ भी नहीं मिला, एक्सेस होके बैंक को कुछ भी नहीं मिला, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। अब इनकम फ्रॉम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कैश बेसिस है, मतलब जब एक्चुअल कैश मिल जाता है जो भी इंटरेस्ट इनकम का, तभी हम उसको दिखाएंगे अपनी बुक्स में। और जो परफॉर्मिंग एसेट होते हैं, जिसको हम एक और नाम से भी हम कहते हैं स्टैंडर्ड एसेट, उसकी एक्रूअल बेसिस पे इनकम रिकॉग्निशन होती है। हमें पता है परफॉर्मिंग एसेट्स का एक और नाम क्या होता है, स्टैंडर्ड एसेट्स। वो स्टैंडर्ड एसेट्स क्या होते हैं, अप टू 90 डेज कुछ भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल टाइमली उनको इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट मिला है, और कोई ड्यू भी अमाउंट है तो अप टू 90 डेज ही है, क्योंकि 90 डेज से एक्सेस हुआ तभी वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बनेगा। तो अगर 80 डेज हो गए हैं, किसी लोन पे ना इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट मिली है, कोई दिक्कत नहीं, 90 डेज हो गए हैं। आई होप जिस एक्सपेक्टेशन के साथ आपने इस वीडियो को देखना शुरू किया था, वो एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी हो रही है, और जो भी कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर करना चाहते थे, जिस टॉपिक में आप कमांड चाहते थे अपने रिस्पेक्टिव एग्जाम के लिए, वो आप इस वीडियो के थ्रू फुलफिल कर पा रहे हैं। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हमारे सभी पेड कोर्सेज जो हैं वो आपके रिस्पेक्टिव एग्जाम्स के अवेलेबल हैं ऑन द वेबसाइट eScholars.in, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू कि आप सोचिए कि फ्री कॉन्टेंट में अगर इतना दम है तो पेड कॉन्टेंट में हमने क्या क्या चीज़ें आपको दे रखी होंगी। एक बार आप जाके हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट करें eScholars.in, और आप विश्वास मानिए नर्सरी के स्कूल से भी कम फीस पर हमने आपको वीडियो लेक्चर्स जो है आपके एग्जाम के लिए प्रोवाइड करवा रखे हैं, एंड मच ऑफ प्रीमियम क्वालिटी। थैंक यू सो मच, वेलकम। अब इस लेक्चर में हम समझेंगे कि जो बैलेंस शीट का बैंकिंग का फॉर्मेट है, तो उसको किस वे से हम प्रेजेंट करते हैं, बैलेंस शीट का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है। इसमें टोटल बैलेंस शीट में 12 शेड्यूल्स होते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस में 4 शेड्यूल्स होते हैं। हम एक शॉर्टकट भी सीखेंगे जिससे हम इसका जो शेड्यूल की नाम है बिल्कुल कभी हमें दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि कैपिटल है, कैपिटल का शेड्यूल 1 होता है, रिजर्व एंड सरप्लस का 2 होता है, डिपॉजिट्स का 3 होता है, बोरिंग्स का 4 होता है, कि बैंक्स वाले जो बोरिंग्स करते हैं 4, एंड अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस का 5। तो कैपिटल लायबिलिटीज में टोटल 5 शेड्यूल्स होते हैं, और एसेट्स में कैश और बैलेंस विद आरबीआई का 6, बैलेंस विद बैंक्स का 7, इन्वेस्टमेंट्स का 8, एडवांसेस का 9, फिक्स एसेट्स का 10, अदर एसेट्स का 11। तो एसेट्स में टोटल 6 शेड्यूल से लेके 11 तक है, और उसके नीचे आता है कंटीजेंट लायबिलिटीज का 12, और कंटीजेंट लायबिलिटी के नीचे हम लिखते हैं बिल्स फॉर कलेक्शन, जितना अमाउंट है। अब इसका एक शॉर्टकट हम समझते हैं कि कभी भी इसका नाम भूलेंगे नहीं, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना। अब जैसे देखो टोटल 12 शेड्यूल्स है, हमने 12 लिख लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब एक इसका छोटा सा एक नाम आपको याद रखना है। देखो बाबा रामदेव को तो सब लोग जानते हैं, बट यहाँ पे आपको बाबा रामदेव की जगह नाम यूज करना है रामदेव बाबा।
तो जैसे फर्स्ट है, एक छोटा सा नाम हमने बनाया है ताकि इसको नाम रखेंगे तो दिमाग में तो हमें शेड्यूल का जो सीक्वेंस है वो भूलेगा नहीं। तो नाम है कैन रामदेव बाबा ऑफिस। C फॉर कैन, C फॉर कैपिटल। तो शेड्यूल 1 किसका है? कैपिटल का। कैन राम, R फॉर राम, R फॉर रिजर्व्स। तो शेड्यूल 2 किसका है? रिजर्व्स का। रामदेव, D फॉर देव, D फॉर डिपॉजिट्स। शेड्यूल 3 किसका है? डिपॉजिट्स का। देव बाबा, 4, B फॉर बाबा, B फॉर बोरिंग्स। तो शेड्यूल 4 किसका? बोरिंग्स का। O ऑफिस, तो ऑफिस किसका है? शेड्यूल 5, O फॉर अदर लायबिलिटीज। तो कैन रामदेव बाबा ऑफिस, कैन रामदेव बाबा ऑफिस, ये जो 5 शेड्यूल हैं, कैपिटल, रिजर्व्स, डिपॉजिट्स, बोरिंग्स, अदर लायबिलिटीज, तो इसी के नाम से ये 5 शेड्यूल्स हैं। तो अगर हमें कैन रामदेव बाबा ऑफिस याद है तो हमें पता है कैपिटल, C से राम से रिजर्व्स, D से डिपॉजिट्स, B से बोरिंग्स, O से अदर लायबिलिटीज, बिल्कुल याद हो जाएगा। हम एसेट्स के देखते हैं, तो इसमें CBI AFOC ये हमें याद रखना है। CBI को सब लोग जानते हैं हिंदुस्तान में, CBI AFOC। तो C से क्या होता है? कैश, और कैश विद द RBI। B फॉर बैलेंस विद द बैंक्स। I फॉर इन्वेस्टमेंट्स। A फॉर एडवांसेस, जितने भी बैंक ने लोन दिए हुए हैं एडवांसेस बैंक के लिए एसेट होता है। F फॉर फिक्स एसेट्स। अब आप देखो जो फिक्स एसेट्स है उसका शेड्यूल 10 है। उसके बाद O जो 11th शेड्यूल है, अदर एसेट्स, मतलब जो भी एसेट्स बाकी के एसेट्स पे नहीं आएंगे वो इसमें आ जाएंगे। और 12C दैट इज कंटीजेंट लायबिलिटी। तो अगर हमें ये सीक्वेंस याद है, कैन रामदेव बाबा ऑफिस, CBI AFOC, तो हमें सिंपल वे में हम लिख सकते हैं कैपिटल, रिजर्व्स, डिपॉजिट्स, बोरिंग्स, अदर लायबिलिटीज, कैश, बैलेंस विद बैंक्स, इन्वेस्टमेंट्स, एडवांसेस, फिक्स एसेट्स, अदर एसेट्स एंड कंटीजेंट लायबिलिटी। क्योंकि जो बैलेंस शीट में ये सीक्वेंस के हिसाब से हमें लिखना है, हम ये नहीं कर सकते कि रिजर्व्स पहले लिखें, कैपिटल बाद में, या डिपॉजिट्स पहले लिखें और रिजर्व्स बाद में। ये सीक्वेंस मेंटेन करना है, तो आपको ये सीक्वेंस याद करना मस्ट है। उसका शॉर्टकट अभी हमने सीखा। हम बैलेंस शीट में देखते हैं तो एसेट्स का टोटल इक्वल टू लायबिलिटीज का टोटल होता है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का देखते हैं। बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है। इसके 4 शेड्यूल्स होते हैं, 13, 14, 15, 16, 12 तक शेड्यूल बैलेंस शीट के हैं एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के 13, 14, 15, 16 बहुत ही सिंपल है। अब देखो 13 क्या है? इंटरेस्ट अर्न्ड। जो बैंक की मेन इनकम इंटरेस्ट की होती है वो शेड्यूल 13 है, और जो अदर इनकम वो शेड्यूल 14। अदर इनकम जैसे कि बैंक ने इन केस ड्राफ्ट के चार्जेस हैं, NEFT के चार्जेस हैं, या कोई और बैंक चार्जेस हैं, तो वो सब 14 में आएंगे। मेन इंटरेस्ट इनकम 13 है। अब शेड्यूल 15 क्या है? इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। और शेड्यूल 16 क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो उसके बाद क्या आएगा? प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज। टोटल हो गया। तो हमें पता है इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे तो उसमें क्या आएगा? हमारा करंट ईयर प्रॉफिट आ जाएगा। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड जो पिछले साल का, उसका बैलेंस यहाँ पे आएगा। तो टोटल यहाँ पे उसको हम देखेंगे कि क्या उसका टोटल बनता है। तो ये जो नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर है, ये बेसिकली क्या होता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है। ये क्या होता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज में प्रोविजन फॉर टैक्स भी आता है, प्रोविजन फॉर एडवांसेस भी आता है, तो कोई और प्रोविजन है तो वो भी इसी में हम उसको दिखाते हैं। अब अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व्स होता है। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है? एज पर लॉ। तो जो RBI की गाइडलाइंस कहते हैं कि 25% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें स्टैट्यूटरी रिजर्व्स में डालना है। RBI की जो गाइडलाइंस हैं बैंकिंग के लिए, वो कहते हैं कि जो भी आपका पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, उसका 25% हम कहाँ डालेंगे? स्टैट्यूटरी रिजर्व्स में डालेंगे।
बट अगर क्वेश्चन कहता है कि नहीं ओनली 20%, तो सदा क्वेश्चन की बात मानो। ट्रांसफर टू अदर रिजर्व्स अगर क्वेश्चन कहता है, बाकी प्रपोज डिविडेंड और जो बैलेंस होगा पीएल का वो कहाँ पे चले जाएगा, बैलेंस शीट। बहुत ही सिंपल है, यानी कि जो फॉर्मेट है पीएल का, इसमें 4 शेड्यूल्स आते हैं, 13, 14, 15, 16। इसकी बाइफर्केशन भी 4 वेज में है। जो इनकम है उसमें 13, 14 शेड्यूल आता है, एक्सपेंडिचर में 15, 16 शेड्यूल आता है। जो थर्ड प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें जो भी पीएटी होगा और जो पिछले साल का पीएल का बैलेंस होगा वो दिखाएंगे। और जो फोर्थ पार्ट है वो किसका होता है, अप्रोप्रिएशंस का। उसमें कुछ नहीं कहा हुआ तो 25% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें शो करना ही है, चाहे क्वेश्चन कहे या ना कहे। बट अगर क्वेश्चन कहता है 20%, क्वेश्चन कहता है 30%, तो सदा क्वेश्चन की बात माननी है। तो बाकी अप्रोप्रिएशन रिजर्व्स में कितना आ गया, प्रपोज्ड डिविडेंड, वो बाकी हम दिखाएंगे। वेलकम। और हम इस लेक्चर में ये जो शेड्यूल हमने बैलेंस शीट के और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लास्ट वीडियो लेक्चर में समझे थे, इसको थोड़ा डिटेल में लेंगे कि कैपिटल में क्या आता है और किस वे से उसकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल है। अब देखो, जैसे नेशनलाइज बैंक होते हैं, नेशनलाइज बैंक बेसिकली क्या होते हैं, गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं। गवर्नमेंट बैंक्स बेसिकली क्या होते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज। गवर्नमेंट कंपनीज क्या होती हैं, जिसमें 51% या उससे अधिक शेयर कैपिटल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का या किसी और गवर्नमेंट कंपनी का होता है। तो इसकी बाइफर्केशन ऐसे होती है कि नेशनलाइज बैंक हैं तो उसकी क्या कैपिटल है, या फिर कोई बैंक फॉरेन बैंक है तो उसकी क्या कैपिटल है। और अगर प्राइवेट बैंक्स हैं जो नेशनलाइज भी नहीं है, फॉरेन बैंक्स भी नहीं है, तो हम क्या लिखते हैं, जैसे सेम है जैसे आपने क्लास 12th में सीखा था कंपनी अकाउंट्स में, और पहले भी कंपनी अकाउंट जब आपने पढ़ा है, वही हम लिखते हैं। ऑथराइज कैपिटल, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप और फिर बाद में पेड अप। अब इसमें एक ही देखो, क्वेश्चन में ना इतनी डिटेल दी नहीं होती, सिंपल पेड अप दिया होता है, तो हम सिंपल क्या लिखते हैं, पेड अप शेयर कैपिटल और उसका अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे। बहुत ही सिंपल है कैपिटल का। अब रिजर्व एंड सरप्लस में नॉर्मली क्या होते हैं, एक स्टैट्यूटरी रिजर्व होते हैं। स्टैट्यूटरी रिजर्व क्या होते हैं, जो लॉ ने बोला हुआ है कि ये रिजर्व मेंटेन करने, जैसे हमने सीखा है ना, मिनिमम 25% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 25% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टू बी ट्रांसफर्ड। अब ओपनिंग बैलेंस है, एडिशन डिडक्शन हो गया। फिर कैपिटल रिजर्व में ओपनिंग बैलेंस क्या था, कितना एडिशन हुआ इस साल, डिडक्शन। फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना ओपनिंग बैलेंस था, कितना एडिशन हुआ, सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना डिडक्शन हुआ। बाकी कोई और रेवेन्यू एंड अदर रिजर्व में ओपनिंग बैलेंस क्या था, एडिशन और डिडक्शन हो गया। और बैलेंस इन दी पीएल अकाउंट में, ये हमें कहाँ से मिलेगा, पीएल अकाउंट की जो स्टेटमेंट हम बनाएंगे उसमें जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये शेड्यूल 2 है, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। पर नॉर्मली हम एग्जाम्स में देखेंगे इतने कुछ रिजर्व्स नहीं होते, 1 या 2 रिजर्व्स होते हैं। एक स्टैट्यूटरी रिजर्व हो जाएगा या अधिक से अधिक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है जो देखा जाता है। अब शेड्यूल 3 डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका सेविंग्स डिपॉजिट होता है, एक डिमांड डिपॉजिट। बेसिकली क्या होता है, जो करंट अकाउंट का डिपॉजिट होता है ना, उसको हम डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं, करंट अकाउंट। और टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट बेसिकली क्या होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन 3 डिपॉजिट का बैलेंस, करंट अकाउंट का बैलेंस, सेविंग्स अकाउंट का, टर्म डिपॉजिट। ठीक है जी। फिर शेड्यूल 4 बोरिंग्स का हो गया, क्योंकि बैंक भी लोन लेता है। किन से, हो सकता है आरबीआई से ले, हो सकता है किसी और बैंक से ले, हो सकता है आउटसाइड किसी एजेंसी से ले। तो बोरिंग्स कहाँ से की, आरबीआई से। अगर इंडिया में की तो आरबीआई से की या किसी और बैंक से की तो वो हम लिखेंगे, या आउटसाइड की तो क्या। बहुत ही सिंपल है। और उसमें अगर हमें पता है कि ये बोरिंग सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड, तो वो भी हम डिटेल दे सकते हैं। अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ डिटेल नहीं होती है, सिंपल एक आधा लोन दिया होगा तो हमें सिंपल वे में लिखना है, क्योंकि इस वजह से बाइफर्केशन करने की आवश्यकता ही नहीं होती कि इंडिया कितनी, आउटसाइड कितनी है। बहुत ही सिंपल है। अब अदर लायबिलिटीज देखो, ये 5th लास्ट शेड्यूल होता है लायबिलिटी का।
जो लाइबिलिटी शेड्यूल 1, 2, 3, 4 में फिट नहीं होती वो सब आंखें बंद करके इसमें डाल देनी चाहिए, जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है। इसमें क्या आता है, जो बिल्स पेबल, पे ऑर्डर, बिल्स पेबल में क्या आता है, बैंक ड्राफ्ट। जैसे देखो, आप जब किसी बैंक से ड्राफ्ट बनवाते हो तो होता क्या है, आप तो बैंक को पैसा उसी टाइम दे देते हो, बैंक वाले आपको बैंक ड्राफ्ट बना के दे देते हैं और वो बैंक ड्राफ्ट आप जमा करवाते हो जहाँ भी आपको पेमेंट करनी है। जब तक कि वो बैंक ड्राफ्ट इन कैश नहीं होता तो वो बैंक के लिए लायबिलिटी होता है। तो बैंक उस लायबिलिटी को क्या टर्म यूज करता है, बिल्स पेबल। और पे ऑर्डर क्या होता है, वो भी बैंक ड्राफ्ट ही होता है बट वो पेबल विद इन दी सेम सिटी होता है जहाँ पे बनवाया जाए। मान लो कि आपको सी इंस्टीट्यूट को पैसे देने हैं, आप दिल्ली में रहते हो तो आपको वो पे ऑर्डर बना के देंगे। मान लो कि आप कानपुर में रहते हो और आपको सी इंस्टीट्यूट को पैसे देने हैं पेबल एट न्यू दिल्ली, तो वो बैंक ड्राफ्ट बना के देंगे। तो ये बैंक ड्राफ्ट पे ऑर्डर कहाँ पे दिखाए जाते हैं, बिल्स पेबल में। इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट कई दफ़ा कुछ क्वेश्चन में दिया होता है, या आपस में एक बैंक का दूसरे बैंक के साथ लिंक होता है, जब चेक्स की क्लियरेंस से लिंक, तो ये क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट बैलेंस होगा तो यहाँ आएगा, डेबिट बैलेंस होगा तो एसेट्स में जाएगा। इंटरेस्ट एक्रूड का क्रेडिट है तो यहाँ पे आएगा। बाकी सभी प्रकार के प्रोविजंस लाइक प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर एडवांसेस, जो रिबेट फॉर बिल डिस्काउंटेड का कंसेप्ट था, उसका भी बैलेंस यहीं पे आएगा। अब शेड्यूल 6 देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई। जो भी कैश बैलेंस है इंक्लूडिंग फॉरेन करेंसी नोट्स भी जो होते हैं वो इसी में आते हैं। वो बैलेंस विद आरबीआई इन करंट अकाउंट, अदर अकाउंट। फिर शेड्यूल 7 बैलेंस विद बैंक्स, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। बड़ा सिंपल है, बैलेंस एक बैंक का दूसरे बैंक में है, करंट अकाउंट में, अदर अकाउंट में, मनी एट कॉल। मनी एट कॉल क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए एक बैंक दूसरे बैंक को पैसा भी दे सकता है। एक मनी मार्केट होती है, उसमें 7 डेज, 1 डे, 14 डेज के लिए पैसा लिया दिया जाता है, तो उसमें आता है विद बैंक्स, अदर इंस्टीट्यूशन। अगर आउटसाइड इंडिया है तो वो बाकी क्वेश्चंस पे इतना डिटेल नहीं आता, उसमें एक आधा पॉइंट आएगा मनी एट कॉल है या नहीं, तो हम उसको सिंपल वे में लिख देंगे। ये बाइफर्केशन की आवश्यकता नहीं होती, इंडिया आउटसाइड इंडिया अगर दिया हुआ क्वेश्चन में तब लिखेंगे, नहीं तो नहीं। बहुत ही सिंपल है। शेड्यूल 8 इन्वेस्टमेंट्स का होता है। इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में कितनी है, अब्रॉड कितनी है, किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड। बाकी अदर्स इन्वेस्टमेंट में बुलियन, गोल्ड, सिल्वर, ये एक इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट्स में दिखाएंगे। बाकी एडवांसेस में जो बिल्स परचेज किए हैं या डिस्काउंट किए हैं, कैश क्रेडिट है, टर्म लोन्स हैं, अब उसको सिक्योर्ड कितने हैं, अनसिक्योर्ड कितने, ऐसे ही बाइफर्केशन कर सकते हैं। एडवांसेस प्रायोरिटी एरियाज क्या होते, सेक्टर्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के लिए। प्रायोरिटी सेक्टर्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट सेक्टर्स लाइक पावर सेक्टर। फिर पब्लिक सेक्टर, बैंक्स, अदर। फिर एडवांसेस आउटसाइड इंडिया में ड्यू फ्रॉम बैंक्स, ड्यू फ्रॉम अदर्स, बिल्स परचेज, डिस्काउंटेड, सिंडिकेटेड लोन्स, अदर्स। फिर शेड्यूल 10 फिक्स एसेट्स का होता है। इसमें प्रेमिसेस हो गया, अदर फिक्स एसेट जो भी हैं, ओपनिंग बैलेंस, डिडक्शंस, जो भी डेप्रिसिएशन। और अदर एसेट्स का होता है शेड्यूल 11। जो भी एसेट हैं किसी और शेड्यूल में फिट नहीं होते, 6 से लेकर 10 तक, वो इसमें आएंगे। इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट डेबिट है तो यहाँ आएगा, इंटरेस्ट एक्रूड डेबिट है तो यहाँ आएगा, टैक्स पेड इन एडवांस, टीडीएस सब यहाँ आएगा, स्टेशनरी स्टैम्प्स, नॉन बैंकिंग एसेट्स एक्वायर्ड इन सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लेम सब यहीं पे आएगा, और भी कोई आइटम है सब इधर ही आएगा। बाकी शेड्यूल 12 कंटीजेंट लायबिलिटीज का है। इसमें क्या होता है, क्लेम्स अगेंस्ट बैंक नॉट एक्नॉलेज एज डेट, लायबिलिटी फॉर पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट्स। एक इन्वेस्टमेंट है, कुछ पैसे दिए, कुछ पैसे नहीं दिए, बाद में देंगे, पार्टली पेड है तो यहाँ पे आएगा। कोई आउटस्टैंडिंग है फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स का, गारंटीज गिवन ऑन बिहाफ ऑफ कंस्टिट्यूट कस्टमर्स इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया। फिर एक्सेप्टेंस, इंडोर्समेंट, अदर ऑब्लिगेशन, अदर आइटम फॉर द बैंक। अब शेड्यूल 13 क्या है, इंटरेस्ट अर्न्ड।
ये पीएल अकाउंट का आइटम है। अभी तक हमने देखे बैलेंस शीट के, तो इंटरेस्ट अर्न्ड, इंटरेस्ट या डिस्काउंट ऑन एडवांसेस है, इनकम फॉर इन्वेस्टमेंट है वो। शेड्यूल 14 अदर इनकम का कमीशन, एक्सचेंज, ब्रोकरेज, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन इन्वेस्टमेंट ये आ जाएगा। और अदर इनकम कोई भी हो, अगर प्रॉफिट भी है ऑन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, लॉस भी है, तो प्रॉफिट में से लॉस को हम लेस कर देंगे। बाकी इनकम अर्न बाय योर डिविडेंड एक्सेट्रा। फिर शेड्यूल 15 इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट ऑन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंटरबैंक बोरोइंग्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, पेमेंट टू प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज, रेंट, टैक्सेस, लाइटिंग, जो भी और एक्सपेंसेस हैं वो सब इसी में आएंगे। इंश्योरेंस, अदर एक्सपेंडिचर। आप प्लीज को नोट डाउन एक दफा अपने हाथ से लिख लेंगे तो आपको थोड़ा इसमें कंफर्ट जोन आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।